गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम रैंकिंग कंफ्यूजिंग कर रहा है, नम्रता छोड़ दो अभी के लिए। अगर रैंकिंग कंफ्यूज कर रहा है तो छोड़ दो उसको। रैंकिंग अभी तक वैसे पेपर में आया नहीं है, बट अगर स्टिल अगर एक आधा क्वेश्चन आ भी गया तो फिर आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है रैंकिंग वाला पार्ट साइड पे रखो, रैंकिंग अभी पेपर में देखने को नहीं मिली है। अब आपके पास ना वो पिक एंड चूज वाला मेथड हो जाता है कि भाई अब तो बस पार होना है, तो उसके लिए जो जो पेपर में आता है वो पढ़ना है। अगर रैंकिंग आपको लगता है कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो आप उसको स्किप कर दो। बाई चांस पेपर में एक आधा क्वेश्चन आ भी गया 1 to 2 तो फिर आपको वो स्किप करना पड़ेगा। वो आपको पहले माइंड बना के चलना है कि अगर मैंने एक क्वेश्चन को छोड़ दिया तो उससे मेरे पे कितना इंपैक्ट पड़ना चाहिए और मेरी सिलेक्शन पे कितना इंपैक्ट पड़ना चाहिए। ठीक है, वैसे जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, बट आ गया तो फिर आपको जानना पड़ेगा उसके बारे में। चलो, बेसिक से क्वेश्चन है। इस टॉपिक से आपके पेपर में जनरली 2 नंबर के सवाल आते हैं, और वो कौन से आते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। बोलने का मतलब अल्फा न्यूमेरिक हमने कंप्लीट कर लिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसमें एक पार्ट आता है जो लास्ट में सीरीज वाला आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में वो भी देखने को मिलता है। तो अभी के लिए ये जो बीच वाला पार्ट है ये थोड़ा सा मैं फास्ट खींचूंगी क्योंकि ये आपके एग्जाम से थोड़ा सा इररेलेवेंट है, बट किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एएफओ में नहीं आएगा तो आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो। कितने नंबर चाहिए बेटा क्वालिफाइंग के लिए, कोई पूछ रहा है। करती हूँ मैं बात आईबीपीएस वालों से, अगर मुझे पहले बता देंगे तो मैं तुम सबकी हेल्प कर दूंगी। ये कोई बात है? कैसे पता होता है कितने नंबर चाहिए क्वालिफाइंग के लिए? कोई बाबा हूं मैं जो पहले बता दूं कि कितने नंबर चाहिए? चलो, ठीक है, 500 सही बात है। 125 में से 100 नंबर चाहिए, ये मान के चल पड़ो। चलो जल्दी से, क्विक। थैंक यू नम्रता। देखो, इसको बोला जाता है वर्ड सीरीज बोला जाता है। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए होते हैं, सिमिलरली आपके पास नंबर सीरीज भी होता है, नंबर के सेट सीरीज होते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये जनरली आपको बहुत हाई लेवल के मिलते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा कंडीशंस दी होती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, आपके पास 5 वर्ड्स दिए हैं, बैट, टैप, कैन, ईव, मैप। अब उसने बोले इफ द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड आर चेंज टू द नेक्स्ट अल्फाबेट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। बहुत फास्ट होनी चाहिए रीडिंग, बहुत बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। नॉट ओनली फ्रॉम योर रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू बट इंग्लिश के लिए भी आपकी रीडिंग जो है वो एकदम फास्ट होनी चाहिए। समझ में आना चाहिए कि क्या बोला उसने। उसने बोला इफ द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड आर चेंज टू द नेक्स्ट अल्फाबेट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, कि हर एक वर्ड के अंदर अगर वो क्या करता है, फर्स्ट अल्फाबेट को चेंज करता है। किसमें चेंज करता है? उसके नेक्स्ट लेटर में चेंज करता है। बाकी तो सेम ही रहेंगे, बाकी में तो कुछ भी नहीं किया है उसने। वर्ड के जो पहला है उसको बोला है नेक्स्ट में चेंज करो, उसके बाद बाकी जो है वो एज सच रहने वाले हैं। तो टैप के बाद भी अगर चेंज करोगे, टी के बाद क्या आएगा? यू आएगा, फिर ए आएगा, फिर पी आएगा। कैन के बाद सी के बाद क्या आएगा? डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर एन आएगा। ई के बाद कौन आ जाएगा? एफ आएगा, देन डब्ल्यू आएगा, देन अगेन वी हैव। मैप के बाद कौन आएगा? एम के बाद एन आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा। हिंदी में भी यदि प्रत्येक शब्द के पहले वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगले वर्ण से बदल दिया जाता है, then which of the following will form a meaningful English word? कौन सा मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बना रहा है? दैट इज नैप। ऑप्शन विल बी दैट मीन्स मैप। क्या मतलब होता है नैप का? नैप का मतलब अ स्मॉल स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, चलो आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्लियर है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो, नहीं निखिल, जो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ वो वाली पीडीएफ नहीं देती। चलो, बन गया। क्या बोला है? इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन अ डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यदि दिए गए शब्दों को शब्दकोश में बाएं से दाएं दिखाई देने के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्शनरी फॉर्म?
क्या मतलब होता है डिक्शनरी फॉर्म का? कैन आई से अल्फाबेटिकली? बचपन में जब कोई वर्ड ढूंढना होता था तो कहां से ढूंढते थे? डिक्शनरी से ढूंढते थे। तो डिक्शनरी में क्या होता है, सबसे पहले ए वाले वर्ड आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, फिर सी वाले आते हैं। तो सेम ही मतलब होता है कि डिक्शनरी में अगर कुछ डिक्शनरी के फॉर्म में अरेंज करना है तो उसका मतलब है कि अल्फाबेटिकली ही अरेंज करना है। तो मान लो अगर आपके पास ये 5 वर्ड होंगे और आप लोग डिक्शनरी में इन वर्ड्स को ढूंढने जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें कौन सा वर्ड मिलेगा? ऑफ कोर्स यस, तुम्हें पता है बैट वाला वर्ड मिलेगा क्योंकि वो सबसे पहले आएगा, तो बी वाला वर्ड मिल जाएगा। फिर बी के बाद कौन मिल जाएगा? सी वाला मिल जाएगा। फिर सी के बाद कौन मिलेगा? ई वाला मिल जाएगा। ई के बाद मैप मिल जाएगा। मैप के बाद टैप मिल जाएगा। ठीक है, जब आप डिक्शनरी में इन वर्ड्स को ढूंढने जाओगे तो लेफ्ट टू राइट मैंने अरेंज कर दिया कि पहले बी आएगा, फिर सी, फिर ई, फिर एम, फिर टी। अब मेरे को बताओ पूरे वर्ड लिखने की जरूरत होती है? नहीं होती है। तुम फर्स्ट लेटर लिख लो, सिर्फ लिखो कि बी आएगा, फिर सी, फिर ई, फिर एम, फिर टी। कोई दिक्कत? अब उसने बोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट? तो थर्ड फ्रॉम द राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आंसर विल बी ई, ऑप्शन सी, ई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक स्टूडेंट ने कल मेरे से डाउट पूछा था कि मैम अगर फर्स्ट लेटर सेम होता है तो उसके बाद क्या करते हैं? अगर वो क्लास में है तो एक बार वाई टाइप कर दो। एक स्टूडेंट ने मेरे से डाउट पूछा था कि मैम अगर फर्स्ट वर्ड सेम हो और उसको डिक्शनरी के फॉर्म में अरेंज करना हो तो कैसे करते हैं? प्रेजेंट है? चल ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन विल बी ई, दैट मीन्स 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या कभी भी आप किसी वोवल को नेक्स्ट या प्रीवियस में चेंज करोगे तो आपको वोवल मिलेगा? यस और नो? कभी भी किसी वोवल को नेक्स्ट या प्रीवियस लेटर में चेंज करोगे तो क्या आपको कभी वोवल मिलेगा? नहीं मिलेगा। सबको बेसिक सी बात है, फिर सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ए को आगे नेक्स्ट में चेंज करोगे तो बी मिलेगा, प्रीवियस में चेंज करोगे तो जेड मिलेगा। कभी भी वोवल को नेक्स्ट और प्रीवियस चेंज करने में हमें क्या नहीं मिलता है? वोवल नहीं मिलता है। तो अगर मान लो उसने एक कंडीशन दी है, नोट करना इस पार्ट को, इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मान लो कोई कंडीशन दी है उसने आपके पास वोवल और कॉन्सोनेंट में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दी है, उसके बाद वो सवाल पूछ रहा है कि आपके पास कितने वोवल प्रेजेंट हैं, तो क्या आपको कभी भी वोवल्स पे कंडीशन लगाने की जरूरत है? यस और नो? अगर वो सवाल पूछ रहा है कि कितने वोवल प्रेजेंट है तो तुम वोवल को प्रीवियस और नेक्स्ट में क्यों चेंज करोगे? उस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वहां पे मुझे वोवल मिलेगा ही नहीं। तो जब भी ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं कि कंडीशन वोवल पे भी दी है, कॉन्सोनेंट पे भी दी है, और सवाल पूछा जा रहा है कि कितने वोवल प्रेजेंट हैं या फिर कितने वोवल एब्सेंट है, तो उस केस में जितने भी आपके पास वर्ड्स में वोवल होते हैं उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। बात समझ में आ गई? वोवल पे सवाल है और वोवल पे कुछ कंडीशन लगाई गई है तो वोवल को चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज वोवल को चेंज करने पे डेफिनेटली वोवल नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो वाई टाइप करो क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट में सिखाने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिंपल सा पार्ट था, सबको समझ में आ गया। अब देखो, उसने बोला है सीखना है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है इन क्वेश्चन में। उसने बोला है इफ सेकेंड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड्स, हर एक वर्ड में अगर सेकेंड अल्फाबेट को चेंज कर दिया जाए नेक्स्ट अल्फाबेट में इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, then how many words having two vowels, same or different vowels will be formed? हिंदी में यदि प्रत्येक शब्द के दूसरे वर्ण को अगले वर्ण में बदल दिया जाता है तो दो स्वरों वाले कितने शब्द बनेंगे? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एक वर्ड है फॉर एग्जाम्पल बैट, आपने चेंज बीच वाले को करना है, उसके बाद आपको वोवल मिले चाहे कॉन्सोनेंट मिले, अगर आपको एक वर्ड में दो वोवल चाहिए तो मिडिल के अलावा क्या एक वोवल का प्रेजेंट होना मस्ट है या नहीं है? दोबारा,
अगर आपने बीच वाले वर्ड को चेंज करना है, सिर्फ सॉरी लेटर को, आपने बीच वाले लेटर को चेंज करना है और वो पूछ रहा है कि आपके वर्ड में 2 वॉवल होने चाहिए, तो भाई उस बीच वाले के अलावा एक तो वॉवल प्रेजेंट होना चाहिए ना, तभी तो तुम बोल पाओगे कि 2 वॉवल प्रेजेंट है। अगर मान लो तुमने इसको चेंज करके तुम्हें वॉवल मिल भी गया और तुम्हें उसके अलावा एक भी वॉवल नहीं दिखाई दे रहा, तो तुम क्या 2 वॉवल को क्रिएट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि बीच वाले के अलावा तुम्हें एक वॉवल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो तुम बोल सकते हो कि 2 वॉवल आएंगे। अगर मान लो उसने तुम्हें 2 लेटर्स को चेंज करने को बोला होता तो शायद मुझे करना पड़ता, पर यहाँ पे उसने बोला है कि एक ही लेटर को चेंज करना है, तो उसके अलावा तुम्हें भाई एक वॉवल वर्ड में होना क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब जरा इसमें देखो कि बैट में क्या तुम्हें एक वॉवल दिखाई दे रहा है, बीच वाले के अलावा नहीं दिखाई दे रहा है, बात खत्म। अब ए के अलावा क्या तुम्हें कोई वॉवल दिखाई दे रहा है, उसके अलावा एक वॉवल होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। अब CAN, ए के अलावा क्या तुम्हें कहीं पे वॉवल दिखाई दे रहा है, तुम्हें ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी खत्म है। अब तुमने W को चेंज करना है, पर इसके अलावा तुम्हें 2 वॉवल दिखाई दे दिए, तो W को चेंज करके मुझे 3 मिल जाए चाहे ना मिले, मेरा आंसर तो ईव आ ही गया ना। अब इसमें ए के अलावा कोई वॉवल नहीं है, तो डायरेक्ट मेरा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन विल बी E1। ये कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से सीखना है, बिकॉज आपको क्या करना है, आपको फास्ट काम करना होता है, बच्चों की तरह काम नहीं करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसको बिना पेन के क्वेश्चन को कर सकते हो तुम लोग, स्क्रीन पे सिर्फ माउस उठा के क्लिक करना होता है आंसर। अल्फान्यूमेरिक सीरीज तभी बनता है पेपर में जब आप इसको बहुत फास्ट करते हो। ठीक है, अगर किसी ने बोला मैम टी होते तो चेक करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स नो। अब बताती हूँ क्यों, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसने भी पूछा। अब देखो, किसी ने पूछा कि मैम टी होता तो उसको चेंज करते। अब आपको पता है कि ई को चेंज करना है, ई के अलावा एक वॉवल दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, पर क्या वॉवल को चेंज करने के बाद वॉवल मिलेगा? ई तो वॉवल ही है ना, वॉवल को चेंज करने के बाद वॉवल मिलेगा ही नहीं, बात खत्म, फिर मेरे पास एक ही वॉवल रह जाएगा, तो टी को भी चेंज नहीं करना। ये बहुत हाई लेवल की सोच होती है, जब आप लोग इतने लेवल पे सोचने लग जाओगे ना, तुम्हारी रीजनिंग फेवरेट बन जाएगी। बात समझ में आ गई, इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये वाला पार्ट जो ये बहुत देखने को मिलता है कि किसमें वॉवल्स दिखाई देते हैं, किसमें नहीं दिखाते हैं, बिकॉज एग्जामिनर ने ना आपसे मजदूरी नहीं करानी होती है कि तुम सारे के सारे लेटर्स को चेंज करो, उसने ये देखना होता है कि तुम्हें कितना आता है, तुमने कितनी तैयारी करी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कराऊंगी मैं और क्वेश्चन ऐसे, फिर तुम्हें और समझ में आ जाएगा। यदि 3 वॉवल या 4 हुए तो फिर करना पड़ेगा ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आयुष आपने क्या लिखा है, यदि मैम बोलता कि कितने अर्थोपूर्ण शब्द बनेंगे, कौन से शब्द? अर्थोपूर्ण समझ में नहीं आया मुझे। जो तुम लोग ए वाले हो ना, बी वालों को तो मैं फिर बख्श दूं, ई वालों का तो चलो आंसर ही सही है। ये जो ए वाले हैं, तुम लोगों को कहां से आ रहा है ए? ओके ओके, ए और डी ऑप्शन वैसे भी सेम है, तो तुम्हारा ए कैसे आ जा रहा है? 21 और 23 में 2 लेटर का डिफरेंस है, तुम 2 लेटर कौन से गलत कर रहे हो? अच्छा यस मैम, कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे? तो बेटा कोई नहीं बनेगा, हाँ फिर नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, ओके। अब दूसरी बात, जब भी ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं, बेटा साक्षी आपने मेरे से बोला ना कि ऐसे क्वेश्चन में लैंग्वेज समझने को दिक्कत आती है, मैंने वही बोला, सबसे पहले आपको रीडिंग फास्ट होनी चाहिए। अगर आपकी रीडिंग फास्ट नहीं है, आपको आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। आपको मैं सिटिंग अरेंजमेंट कराऊंगी ना, सिटिंग अरेंजमेंट में आपको लैंग्वेज नहीं समझा सकती हूँ, इतने बड़े बड़े पैसेजेस आएंगे, मैं तुम्हें करने का तरीका समझा सकती हूँ। आप इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे, इतने बड़े बड़े पैसेजेस आएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप होगी। जिस भी बच्चे की इंग्लिश बहुत वीक है, बहुत ज्यादा वीक है,
अपने डेली टारगेट में ऐड कर लो कि मुझे 1 पेज ऑफ न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो बेटा कुछ भी नहीं होना है पेपर में। एक पेपर न्यूज़पेपर का मतलब एक पेज जो है वो डेफिनेटली पढ़ना है, जबरदस्ती पढ़ो, रोके पढ़ो, जैसे मर्जी पढ़ो, पर पढ़ना है। देखो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ब्रेक कर करके पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है एकदम से। हिंदी का पेपर, देखिए कौन था ये शक्तिमान, तो उड़ा देना मैंने तुझे। हिंदी का पेपर क्यों पढ़ना है, इंग्लिश का पढ़ना है, बेवकूफ। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। सिंपल सी बात है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने लेटर्स होते हैं। अब क्वेश्चन मार्क है भाई, किस में पूछ रहा है, कुछ तो बात होगी ना, तो वो तो पढ़ना पड़ेगा। अब क्या बोला उसने, बिटवीन बता दिया उसने, किसके बीच में, द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट। ये जब तक तुम पूरा साथ में नहीं पढ़ोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मान लो मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन देनी है, आप एक स्टूडेंट हो, तो मैं आपके बारे में सब बताऊंगी कि आप हो, आपने ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर में करी है, आपने कहां से करी है, तो वो पूरी लाइन मुझे साथ में पढ़ने पड़ती है। उसने बोला है कि सेकेंड लेटर, भाई किसका सेकेंड लेटर। अब उसने बोल दिया ऑफ द वर्ड, अब कौन सा वर्ड, तो वर्ड भी तो पता होना चाहिए ना। तो अब मुझे समझ में आ गया पूरा, सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट। तो पहले राइट से सेकंड कौन सा आ जाएगा, ये वाला वर्ड दिखाई दे रहा है। इसका कौन सा लेटर बोला है, सेकंड लेटर, यानी कि किसकी बात हो रही है, डब्ल्यू की बात हो रही है। और हिंदी में तो बहुत आसान है भाई, साफ लिखा होता है दाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर, तो ये तो समझ में आ जाता है। इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब आगे बोला है एंड, पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट कौन है, कैन, उसका कौन सा लेटर बोला है, सेकंड। तो मतलब ए और डब्ल्यू के बीच में कितने लेटर्स हैं आपके इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में। बेटा समझ में आई अब आपको लैंग्वेज, जिसने मेरे से पूछा था। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब निकालना कैसे है, ABCDEFG तो नहीं लिखना है ना, सिंपल सी बात। डब्ल्यू का नंबर क्या होता है, डब्ल्यू का नंबर क्या होता है 23। ए का नंबर क्या होता है 1 होता है, क्या आ जाएगा आंसर 22। पर हमने रैंकिंग में अच्छे से सीखा है कि जब भी मैंने W से A को सब्ट्रैक्ट किया, वो तो मैंने A की पोजीशन निकाल दी। मुझे बिटवीन निकालने के लिए भाई W को भी तो निकालना पड़ेगा, तो मुझे एक और -1 करना पड़ेगा, आंसर विल बी 21। समझ में आ गया कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। W से A निकाल दिया तुमने, 23 से A को सब्ट्रैक्ट कर दिया तुमने, A की पोजीशन काउंट कर ली कि 22 आएगी, पर बिटवीन के लिए मुझे W को भी तो निकालना पड़ेगा, इसलिए मुझे -1 करना पड़ता है, एंड आंसर विल बी E, दैट मींस 21। अब तुम्हारा 23 कैसे आ रहा था, 23 वालों तुम कैसे बोल रहे थे 23। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलो, और ये चीज देखने को मिल सकती है आपको, तो ये बात पता होनी चाहिए कि दो लेटर्स के बीच में जब लेटर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। चलो, क्लियर है सबको, मूव करें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकांक्षा देखो मैं बताती हूं। W का नंबर 23 था, A का नंबर 1 था। आपने 23 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपके पास 22 आ गया। इनके बीच में जो बिटवीन निकालने हैं उसके लिए W को एलिमिनेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ये बताओ। अगर W और A के बीच में बिटवीन निकालने हैं तो आपको W को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसलिए -1 करते हैं, एंड आंसर विल बी 21। अब मैं कराती हूं आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे एग्जांपल, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। रोहित, इट डिपेंड्स कि आपने किसके रिस्पेक्ट से बिटवीन निकालना है। अगर दो एलिमेंट्स के बीच में बिटवीन निकालना है तो आपको उन दोनों को निकालना पड़ता है। स्मार्टली करना है इस क्वेश्चन को। आई नेवर वॉन्ट कि आप लोग इस साल के बाद कभी किसी एग्जाम के लिए तैयारी करें, भगवान करे आपकी सबकी सिलेक्शन हो जाए।
सबकी नहीं होगी तो 50% की हो ही जाए, उनकी बाकियों की जो वो अगले साल भी हो जाए। बट फिर भी अगर कभी आपको पढ़ना पड़ता है तो मेक श्योर कि आपको रीजनिंग दोबारा कभी नहीं पढ़ने पड़े किसी भी एग्जाम के लिए। कुछ बातें जो आपके पेपर में आती हैं वो मैं एज सच बताती हूँ कि आपके पेपर में आएंगी, कुछ बातें जो मैं आपको बोलती हूँ कि ये आपके एएफओ में नहीं आएगी पर कहीं और जरूर आएगी। तो सारे नोट्स इतने प्रॉपरली बना लो कि कभी दोबारा रिवाइज करना पड़े तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है। आंसर विल बी दैट मीन्स 2। एकदम से हो जाएगा क्वेश्चन, मुझे नहीं पता तुमने कैसे किया है, जस्ट 5 लेटर्स को देख के तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखना क्वेश्चन क्या है। उसने बोला है इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट आर चेंज टू देयर प्रीवियस लेटर, कि हर एक वर्ड के अंदर कॉन्सोनेंट को चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, प्रीवियस लेटर में चेंज करना है। एंड ईच वोवल इज चेंज टू देयर नेक्स्ट लेटर, और हर एक वोवल को चेंज करना है किसमें, नेक्स्ट लेटर में। तो बताओ ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनमें कोई भी वोवल नहीं दिखाई देगा। सवाल समझ में आ गया कि सारे के सारे व्यंजनों को उनके पिछले वाले अक्षर में बदल दो, सारे के सारे वोवल को उनके नेक्स्ट में बदल दो। फिर मुझे बताओ ऐसे कौन से वर्ड हैं जिसमें कोई भी वोवल नहीं चेंज होगा। अब मुझे बताओ, ये तो चलो आपके पास तीन तीन लेटर वाला वर्ड है, मतलब पेपर में 5-5 लेटर वाला वर्ड आ गया, तुम क्या करोगे, इतने बड़े बड़े सवाल को करते रहोगे, नहीं करेंगे है ना, टाइम कम होता है। अब मुझे बताओ क्या वोवल को चेंज करना चाहिए, वोवल को चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, वोवल को अगर नेक्स्ट में चेंज करोगे तो आपको वोवल नहीं मिलेगा, आपको वही वर्ड निकालना है ना जहां पे वोवल नहीं मिलेगा। तो मैंने वोवल्स को तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया कि इनको मैं चेंज नहीं करने वाली हूं, बिल्कुल भी नहीं चेंज करूंगी। क्यों चेंज करूं, जब मुझे पता है कि वोवल को नेक्स्ट में चेंज करने के बाद मुझे वोवल नहीं मिलेगा, तो मुझे वही बात पता करनी है कि कहां पे कोई वोवल नहीं मिलेगा। अब देखो आपको क्या चाहिए कि कौन से में वोवल प्रेजेंट ना हो। तो सबसे पहले देखो कि वोवल प्रेजेंट है किसमें है, किसमें प्रेजेंट होगा। अगर आपको यही देखना है कि नहीं है तो फाइंड आउट कर लो कि वोवल प्रेजेंट किसमें है, जिसमें वोवल प्रेजेंट होगा बाकी जो होंगे वो नो वोवल वाले होंगे। अब उसने बोला है कि कॉन्सोनेंट को प्रीवियस में चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल बी को प्रीवियस में चेंज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ये बोला है वोवल जो सॉरी कॉन्सोनेंट जो है वो कॉन्सोनेंट को प्रीवियस में चेंज करो और तुम्हें प्रीवियस में चेंज करने के बाद वोवल दिखाई देगा। तो सबसे पहले ये देखो कि वोवल कितने हैं, ए ई आई ओ यू, कितने वोवल होते हैं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 5 वोवल होते हैं। अब तुम्हें क्या देखना है, इसके नेक्स्ट वाले कॉन्सोनेंट को लिखना है या इसके प्रीवियस वाले कॉन्सोनेंट को लिखना है, पहले तो ये बताओ। अगर कॉन्सोनेंट को प्रीवियस में चेंज करके वोवल मिल रहा है तो आपको वोवल के नेक्स्ट वाले लेटर देखने पड़ेंगे ना, सिंपल सी बात है कि कॉन्सोनेंट के प्रीवियस अगर तुम्हें वोवल देखने को मिल रहा है तो तुम वोवल के नेक्स्ट वाले कॉन्सोनेंट चेक कर लो। तो ए के बाद कौन है, बी, ई के बाद कौन आएगा, एफ, आई के बाद कौन आएगा, जे, ओ के बाद पी, यू के बाद वी। कि जिस भी वर्ड के अंदर ये लेटर प्रेजेंट होंगे वहां पे वोवल देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात, वोवल पे कितने भी तरह के सवाल आ जाए सिर्फ 5 वोवल्स पे देख के क्वेश्चन हो जाता है। दोबारा मुझे बोला था कॉन्सोनेंट को प्रीवियस में चेंज करो, तो मैंने देखा कि कॉन्सोनेंट को प्रीवियस में चेंज करने से अच्छा मैं ये देख लेती हूँ कि कौन से वोवल्स ऐसे हैं जिनके आगे कौन सा कॉन्सोनेंट आता है। तो मैंने सारे वोवल्स को लिखा, उनके आगे मैंने देखा कि ये कॉन्सोनेंट आते हैं। अब जहां पे भी ये कॉन्सोनेंट प्रेजेंट होंगे वहां पे वोवल प्रेजेंट होगा, तो सीधी सी बात। अब सबसे पहले बी देखने को मिल गया, यहाँ पे कौन वोवल प्रेजेंट होगा, मुझे तो वो वर्ड निकालने हैं जहां पे वोवल नहीं प्रेजेंट है। अब यहाँ पे पी दिखाई दे रहा है, पी दिखाई दे रहा है तो मतलब यहाँ पे भी मुझे वोवल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा वर्ड ऐसा लेटर नहीं दिखाई दे रहा है जहां से मुझे वोवल मिल सके, तो एक वर्ड पेयर मेरा ये मिल गया। दूसरा यहां पे क्या बोला है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से भी कोई मेरे को वोवल नहीं मिलने वाला है। यहां पे पी प्रेजेंट है, पी से भी मुझे वोवल मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2। ये तो मैंने इतनी बड़ी कहानी सिखाई है ना तुम्हें, तो तुम्हें टाइम लगा है। अदरवाइज तुम 5 वोवल उसके आगे जो भी आएगा सिर्फ उनको देखो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नोट करो इस सारी बात को। ठीक है,
BFJPV, बेटा इतना याद नहीं हो पाता है ना, वोवल सबको याद होते हैं, ये याद नहीं होता है। अगर मान लो कंडीशन बदल दी होगी फिर क्या करोगे, फिर आपको इनके प्रीवियस वाले देखने पड़ेंगे, तो वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है, पर आपको वोवल जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। चल, ये अच्छा क्वेश्चन था, इस पर ट्राई करना, एफर्ट्स लगाना। चल नेक्स्ट। धनश्री बताऊंगी थोड़े टाइम के बाद, लास्ट में पूछना अपनी डाउट मेरे से। क्लियर है सबको, इजी सा क्वेश्चन है, आंसर विल बी ए, दैट मीन्स कैफे। क्या बोला उसने, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड अल्फाबेट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड आर इंटरचेंज, अगर हर एक वर्ड के अंदर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, कैफे। कैसे, अगर एफ को इससे बदलोगे और इसको इससे बदलोगे तो आपके पास एक वर्ड बनेगा, वो क्या है, फेस। ये तो इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन विल बी ए। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज पढ़ना क्वेश्चन की। तुम लोगों को पहले दिन से, जिस दिन मैं अल्फा न्यूमेरिक करा रही हूं, तब से मैं यही बता रही हूं कि सारे वर्ड पे काम करना होता है कि नहीं करना होता है। सारे वर्ड्स पे काम करने की जरूरत थी, अरेंज किया है इन वर्ड को, ईमानदारी से लगे पड़े हैं, इसको इसमें चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करना है, पर क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो। भाई जब सिंपल सी बात है, आपके पास 5 वर्ड दिए हैं, 5 वर्ड पे कंडीशन दी है, इफ ऑल दी लेटर्स विद इन दी वर्ड, हर एक वर्ड के अंदर सारे के सारे लेटर को अरेंज करो अल्फाबेटिकली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन समझ में आ गया। मैं पहले भी बताया है कि जब आपके पास एक कंडीशन दी, कंडीशन के बाद डायरेक्ट सवाल पूछ लिया, तो सब पे काम करना ही नहीं है। जब तक अरेंज नहीं किया वर्ड को तब तक क्यों करना है काम, उसने जो पोजीशन उसकी पहले रहेगी वही उसके बाद कंडीशन के बाद रहेगी, उसमें तो चेंज नहीं आएगा। तो तुम डायरेक्ट देखो क्या पूछ रहा है वो, देन हाउ मेनी लेटर्स आर इन बिटवीन, किसके बीच में पूछ रहा है, सेकेंड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट, तो मैं डायरेक्ट इसी को उठाऊंगी ना, सारे के सारे वर्ड्स पे कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत ही क्या है। उसने बोला है सेकेंड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड वर्ड है आपके पास कैफे, साथ में फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट, तो राइट से सेकेंड वर्ड जो है वो क्या है, फैक्ट। इन दो पे कंडीशन लगानी है, सब पे लगाने की जरूरत थी ही नहीं। अब कितने लोग हैं ईमानदारी से बताना जो सबको चेंज कर रहे थे, कि सारे के सारे लेटर पे कंडीशन लगाई जा रहे थे। बड़े टाइम से बता रही हूं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले यही पढ़ना है, अपने नोट्स में ऐड करो, जब तक अरेंज नहीं करने को बोला है हम डायरेक्ट उसी इंसान को उठाते हैं, उसी वर्ड को उठाते हैं जहां से सवाल पूछा गया है।
फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड था ना, वर्ड में बोलता था थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो हम लोग डायरेक्ट उसी को उठाते थे, उसी पे कंडीशन अप्लाई करते थे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, डायरेक्ट जो भी वर्ड है मैंने वर्ड उठा लिए, अब इन पे मैं कंडीशन अप्लाई करूंगी। कंडीशन क्या बोली है, इफ ऑल द लेटर्स विद इन द वर्ड अरेंज अल्फाबेटिकली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कि हर एक वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनको राइट टू लेफ्ट अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो कौन आ जाएगा, ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा। अब इसको भी कर दिया, अब सिमिलरली इसको भी अल्फाबेटिकली राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा, ए सी एफ टी कर दिया। अब इसके बीच में मैंने सवाल पूछना है। सवाल क्या पूछा है, हाउ मेनी लेटर्स, कितने लेटर है, सेकेंड लेटर, सेकेंड लेटर कौन सा हो जाएगा आपके पास, ई आ जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट लेटर यानी कि कौन आ जाएगा, टी। अब टी और ई में जल्दी से निकाल लो कितने लेटर है, टी और ई में कितने लेटर आ जाएंगे आपके पास, आंसर विल बी ई, दैट मींस 40। ठीक है, चलो पढ़ो क्वेश्चन, डाउट है तो पूछो। अब टी और ई में कैसे निकालते हैं वो तो सबको ही पता है ना, 20 में से 20 में से माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, 5 को कर देंगे, आंसर विल बी 15, पर हमें टी को भी निकालना पड़ेगा, सो इट विल बी 40। ठीक है, चल अब दोबारा एक बार फटाफट से बताती हूँ, बट कैसे आएगा वो फिर बताती हूँ। देखो स्मार्टली वर्क करना पड़ता है बहुत ज्यादा रीजनिंग में, बहुत ज्यादा नंबर तभी आते हैं रीजनिंग में। अब दोबारा देखो, इन शॉर्ट पूरा क्वेश्चन बताती हूँ, दोबारा इसको रिवाइज करना, या सेम क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगी। उसने क्या किया, 5 वर्ड दे दिए, 5 वर्ड में उसने एक एक कंडीशन लगाने को बोल दिया। मैंने देखा कि उन वर्ड को वो शफल तो नहीं कर रहा है, तो मैंने डायरेक्ट वो ही वर्ड उठाए जहां से सवाल पूछ रहा था। तो वो पढ़ना पड़ता है ना, ऐसा तो है नहीं कि बच्चों की तरह पहली लाइन पढ़ेंगे, पहली लाइन को फटाफट से पढ़ा कि सारे के सारे लेटर्स को अरेंज करना है अल्फाबेटिकली, कंडीशन थी मैंने छोड़ दिया, कंडीशन जो भी वो बाद में देखूंगी। अब बाद में देखूंगी तो बाद में देखने पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ी ना कि वर्ड निकाल देंगे और कंडीशन नहीं देखे। मेरे को पता चल गया कि कंडीशन आ गई, फिर देन मतलब डायरेक्ट सवाल पूछा है। अब सवाल पूछा है कि कितने लेटर है, किसके बीच में है, तो मैंने वो वर्ड निकाल लिए। वर्ड जो थे, एक कैफे था और एक फैक्ट था, उन दोनों को मैंने निकाल लिया। अब अगर मैंने वर्ड को निकाल लिया तो उस पर कंडीशन अप्लाई करने की, तो मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी। कंडीशन क्या थी कि सारे लेटर को विद इन दी वर्ड अरेंज करो राइट टू लेफ्ट से, तो मैंने राइट टू लेफ्ट एक वर्ड के अंदर। अब ये तो बेटा फर्स्ट डे से हम यही कर रहे हैं, एक वर्ड है, इसमें सारे सारे लेटर्स को क्या करना है, अल्फाबेटिकली राइट टू लेफ्ट करना है। तो राइट टू लेफ्ट ए सी ई एफ कर दिया, इसमें भी ए सी एफ टी आ गया। अब इसके बीच में कुछ लेटर बताए थे, लेटर कौन था, सेकेंड लेटर था और साथ में फर्स्ट लेटर था, तो सेकंड और फर्स्ट में से मैंने आंसर निकाल दिया, आंसर क्या आ गया, 14 आ गया। ठीक है, जिस चीज में दिमाग लग जाए ना, सोच लिया करो वो हाई लेवल की है। मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि जब कुछ ऐसे डिफिकल्ट सा सिखा रहे होते हैं ना, तो 2-3 बच्चे पता क्या करते हैं, मैम पता नहीं क्या ज्ञान दे रही है, लेफ्ट करेंगे फिर थोड़ी देर के बाद आएंगे, लेफ्ट करेंगे फिर थोड़ी देर के बाद आएंगे, वो होता है ना। फिर पेपर में भी ऐसा आता है कि एक मछली पानी में गई, फिर वो रिजल्ट में भी ऐसा हो जाता है कि एक मछली सच में पानी में गई। तो पढ़ो गधो, चलो। हाँ वो छपक करके वो पानी में गई ना, फिर एग्जाम के बाद रिजल्ट जो आता है वो भी ऐसे ही जाता है। चलो, किसको राइट और किसको लेफ्ट माने, बेटा लिख, ये राइट एंड होता है, ये लेफ्ट होता है, इसमें क्या बात है ये। चलो, श्याम पाटीदार 13 क्यों आएगा, पहले ये बताओ 13 क्यों आएगा, -2 क्यों होगा, वाई -2, वाई -2। वो तो मैंने W में से A का नंबर निकाला था -1। ये कहां पे सोए हो तुम लोग, 23 में से जो मैंने -1 किया था वो मैंने A का नंबर -1 किया था, 1 थोड़ी ना था वो तो A का नंबर था 1। तो सिमिलरली जब मैंने T को E से निकालना है तो 20 में से मुझे 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आंसर क्या आएगा 15। यहां पे भी आंसर क्या आया आपके पास 22। अब मैंने A से W को निकाल दिया, मुझे W को भी निकालना पड़ा था, तो मैंने -1 कर दिया, क्या आंसर आ गया 21। अब सिमिलरली मैंने T से E को निकाल दिया, तो मुझे T को भी निकालना पड़ेगा, क्या आएगा -1, तो आंसर क्या आएगा 40। क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलो, वो -1 तुम्हें लग रहा होगा गलत, वो A का नंबर था, प्लेस वैल्यू -1 थी।
ठीक है, इसका आंसर क्या है? आंसर विल बी डी, जैक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर भी जिसने मेरे से सवाल पूछा था, अगर मान लो आपके पास फर्स्ट लेटर सेम आ जाता है तो हम सेकेंड लेटर को देखते हैं। मान लो यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन पे ना तुमने स्मार्ट वर्क नहीं किया, फिर तुम देखना। विशाल इतने जल्दी आंसर निकाल लिए, वेरी गुड। आंसर विल बी बी। सेम क्वेश्चन था ना, तो तुम इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड खुद क्यों नहीं रखते हो जब एक नया सवाल आता है? उसने बोला इफ ऑल दी लेटर आर चेंज टू देयर, भाई किया है चेंज, कोई बात नहीं, इतना पढ़ना नहीं है। कंडीशन मिल गई ना, सबसे पहले तुम्हें कंडीशन पता चल गया, देन डायरेक्ट सवाल पूछ लिया। अब जब एक बार कंडीशन देके डायरेक्ट सवाल पूछता है तो हम ये देखते हैं कि किस पे सवाल पूछा जा रहा है, तो मैं वही वर्ड निकालूंगी। कौन से वर्ड बोला है ना, तो लेटर तो नहीं देखूंगी, सेकेंड ऑफ वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट पे आपके पास कौन सा वर्ड है दिखाई दे रहा है? दैट इज कैफे। अब मुझे कैफे पे कंडीशन को अप्लाई करना है, पर उसमें भी क्या करना है? एक ने लिखा है ई बी, इतने सारे सतवीर, बेटा क्या हो गया? चलो अब मैंने वर्ड निकाल लिया कैफे। इसमें भी कौन सा लेटर चाहिए? सेकेंड लेटर चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकेंड ऑफ वर्ड? तो ए को चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? सारे के सारे लेटर को चेंज करना है नेक्स्ट लेटर में। तो ए के बाद कौन आ जाएगा? ऑप्शन विल बी बी। कुछ गलत किया मैंने? if all the letters are changed to their immediate next letter and arranged, okay, arranged भी करना था, okay, sorry, my apology। सारे के सारे लेटर्स को अरेंज भी करना है अल्फाबेटिकली। तो कहां से करेंगे? राइट टू लेफ्ट करेंगे। कौन आ जाएगा? ए सी ई एफ। अब सेकंड को चेंज करना था किसमें? डी में। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका, लास्ट क्वेश्चन। एटलीस्ट वन वोवल अपीयर, जैसे मैंने बताया वैसे करना। सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल। कॉन्सोनेंट को प्रीवियस में करने के बाद वोवल मिलना चाहिए, तो वोवल के बाद किसको चेंज करो? नेक्स्ट में चेंज करो। ए के बाद बी आ जाएगा, ई के बाद एफ आ जाएगा, आई के बाद जे आ जाएगा, ओ के बाद पी, यू के बाद वी। जहां जहां पे ये लेटर्स प्रेजेंट होंगे वहां वहां पे वोवल प्रेजेंट होंगे। सवाल पूछा है एटलीस्ट वन वोवल अपीयर, तो मैं उन्हीं लेटर को देखूंगी, क्या यहाँ पे कोई लेटर प्रेजेंट है? बिल्कुल जे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी वोवल दिखाई देगा। यहाँ पे देखूंगी कौन सा प्रेजेंट है, कोई भी नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे वोवल नहीं आएगा। यहाँ पे एफ प्रेजेंट है तो मतलब वोवल देखने को मिलेगा। यहाँ पे एफ प्रेजेंट है तो वोवल देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रेजेंट है तो वोवल नहीं देखने को मिलेगा। आंसर विल बी ए, दैट मीन्स 3। 15 सेकेंड। इतने सारे लेटर्स को 20 लेटर की कंडीशन में 5 लेटर्स को देख के 15 सेकेंड में सवाल होता है। आपके सामने रिजल्ट। पहले तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन समझाया था तो तुम्हें टाइम लगा होगा। जस्ट 5 लेटर्स को देख के इतने बड़े सवाल को 15 सेकेंड में किया जा सकता है, ठीक है। आंसर विल बी ए, दैट इज 3। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आपत्ति तो बहुत आ रही है तुम्हारे चेहरे पे, दिख रही है आज तुम मुझे कि मैम इतना मुश्किल नहीं पढ़ा जाता हमारे से, हमें तो वो ABCD ही पढ़ना है, ए के बाद बी को करना है, बी के बाद सी को करना है ना, तुम्हें वही पढ़ना है, ठीक है। चॉइस इज योर्स। एफओ में नहीं आता है, बाई चांस आ गया तो मुझे कोसना नहीं है, मैंने पढ़ा दिया है, मैंने अपना पार्ट कर दिया है। बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं ऐसे कि आपके ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिले, बट स्टिल 1 to 2% चांसेस आर ऑलवेज देयर। तो अगर आएगा तो आप पे है, आपको करना है या नहीं करना है, ठीक है। इसको बोला जाता है लेटर सेट सीरीज। जर दे दो मुझे, मैम बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। फास्ट है? 40 मिनट में 10 क्वेश्चन किए फास्ट है?
गोली मार दे मुझे ऑनलाइन, अगर अजय बजती है ना शूट कर दो मुझे फिर कि हाँ मैं फास्ट है। चलो 10 क्वेश्चन बच्चों वाले हैं। एएफओ में जो अभी तक किए ना वो आएंगे, जो गारंटेड सवाल एएफओ में एक देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा जो हम लोग पेयर निकाल रहे थे, पेयर्स निकाल रहे थे ना, वो तो गारंटेड आएगा ही आएगा। ये वाले नहीं आते हैं बट मैं कराती हूँ बेटा। देखो क्या होता है ना, अभी सीसीआई का एग्जाम दिया बच्चों ने, तो वहां पे कंडीशनल कोडिंग आई थी। जब मैं अपने बैच में कंडीशनल पढ़ा रही थी ना, तो बहुत से बच्चों को ऐसा लगता था कि मैम ये पेपर में एएफओ में तो नहीं आती है, क्यों पढ़ रही है। जिन्होंने पढ़ी उन्होंने सीसीआई में 15 में से 15 नंबर ले लिए। तो कहीं पे तो कुछ तो काम आता है। आप पे डिपेंड है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है ना पढ़ो। पर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स तो होपफुली पढ़ेंगे पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट वी हैव लेटर सीरीज। आईबीपीएस क्लर्क प्री में नहीं आएंगे बेटा, मेंस में जरूर देखने को मिलेंगे। प्री में नहीं आएंगे, मेंस में आ सकते हैं। लेटर सीरीज देखो, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, लेटर नंबर सीरीज सेम ही है सारी बातें। पहले थोड़ा सा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बता रही हूँ, इसको बोला जाता है लेटर सीरीज। इसमें क्या होता है, आपके पास लेटर टू लेटर रिलेट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल डी से ई रिलेट करेगा, ई के बाद एफ करेगा, एफ के बाद क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो। डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा, एफ के बाद कौन आ जाएगा, एफ के बाद जी आ जाएगा, सिंपल सी बात। आर के बाद कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा, एस के बाद टी आ जाएगा, टी के बाद कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा, क्यू के बाद आर आएगा, आर के बाद एस आएगा, एस के बाद कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी जी यू टी। किसी को ये वाली लेटर सीरीज बड़ी अच्छे से पढ़नी हो तो मैंने यूट्यूब पे कराई भी है सीसीआई वाली, तो उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, एक बार देखो। एफओ से इररेलेवेंट है बट क्वेश्चंस देख लो, पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। क्या आएगा आंसर जल्दी से, ऑप्शन विल बी सी, दैट मीन्स डी एस एच। चलो ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आ जाएगा, टी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद कौन आ जाएगा, एस, ई एफ जी एच, कौन आ जाएगा, एच। चलो ठीक है, डन। क्लियर है सबको, इतना सा पार्ट क्लियर है, कोई दिक्कत। तुम लोग ना मेरे को बहुत दुखी करते हो, तुम्हें कुछ मुश्किल पढ़ाना, तुम सारों के चेहरे ऐसे लटक गए हैं। हंस जाओ, जितने भी मेरे को स्क्रीन पे दिखाई दे रो ही पड़े हैं, रो ही पड़े हैं। दिक्कत तो बहुत है। देखिए कैसे, किस पूरी की पूरी सबकी शक्ल ऐसी हो रखी है जैसे पता नहीं कौन सी आफत आ गई है। हंसो थोड़ा सा। देखो अब मैं हंसाने के लिए जोक तो तुम्हें सुनाने से रही। क्या होता है एक एक सब्जेक्ट जो होता है ना, वो किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ इजी टॉपिक होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ बहुत बोरिंग होते हैं। तो सबका मिक्सचर होता है, तभी जाके सेलेक्ट होता है। ऐसे नहीं होते है सिलेक्शन में, हाँ पता चला आसानी। सिटिंग अरेंजमेंट में रोना नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट में तो खून के आंसू आते हैं। ये तो चलो फिर कोई बात नहीं है, ये तो इजी है। ठीक है, ऑल क्लियर है, चलो सबसे अच्छी बात है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और इसको नोट करेंगे सारे के सारे, क्योंकि ये आपके पेपर में आता है, पहले आ चुका है और आ सकता है। चलो अब देखो, आपकी बोरियत के चक्कर में मैं पार्ट तो स्किप नहीं कर सकती कि मेरे बच्चे बोर हो जाएंगे, मुझे नहीं पढ़ाना है, फिर पेपर में आएगा तो मैडम को कोसेंगे, ऋषिका मैडम ने पढ़ाया नहीं था, है ना। चलो देखो यहाँ पे, आंखें खोल लो, इंपॉर्टेंट चीज है। चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि लेफ्ट एंड से 6 लेटर कौन सा है, लेफ्ट हैंड से 6 लेटर कौन सा है, क्विक। लेफ्ट हैंड से 6 लेटर कौन सा है, लेफ्ट हैंड तो सबको पता है ना, ये लेफ्ट हैंड होता है वो राइट हैंड होता है, सबको पता है। लेफ्ट हैंड से जो लेटर है वो कौन सा है, आपके पास एफ है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि जो एफ है उसके थर्ड लेफ्ट पे कौन है, वो जो एफ है उसके थर्ड लेफ्ट पे कौन है। कोई दिक्कत, एफ के बाद कौन हो गया, थर्ड लेफ्ट, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कौन आ जाएगा यहाँ पे, सी आ जाएगा। सबसे पहले क्या तुम्हें यह समझ में आया कि ये जो थर्ड लेफ्ट होता है ये आपके पास एक पोजीशन होती है, पोजीशन ही है ना। तभी देखो इनके बीच में कितने कितने आ रहे हैं, बिटवीन 2 ही लेटर आ रहे हैं, दैट इज डी एंड ई। तभी तो बोलती हूँ बार बार कि जब भी आपके पास क्या बोला होता है, पोजीशन बोला होता है, तो बिटवीन के लिए हमें -1 करना पड़ता है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे एफ के थर्ड लेफ्ट जो है वो सी है, पर बिटवीन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पोजीशन से बिटवीन निकालने के लिए -1 करना पड़ता है। अब देखो
एफ का थर्ड लेफ्ट सी कैसे हुआ? बेटा ये एफ है ना, यहाँ पे एक पर्सन है, तो इसका राइट साइड ये हो जाएगा, इसका लेफ्ट साइड ये हो जाएगा। तो एफ के फर्स्ट लेफ्ट पे ई आएगा, सेकेंड लेफ्ट पे डी आएगा, थर्ड लेफ्ट पे ई आ जाएगा। कोई दिक्कत? लेफ्ट का मतलब इधर को जाना है, राइट का मतलब उधर को जाना है, तो थर्ड लेफ्ट ये आ गया। अब ध्यान से देखो, जब मुझे लेफ्ट हैंड से कोई चीज बताई गई थी, फिर उसके फिर से लेफ्ट पे पूछा, तो क्या मैं आगे जाके वापस आई? लेफ्ट हैंड से कोई चीज बताई थी, फिर मैं आगे चलेगी, फिर उससे ही लेफ्ट पे सवाल पूछा तो मैं वापस आ गई। सेम ही बात हुई ना। तो जब भी आपके पास एंड और पोजीशन, थर्ड लेफ्ट जो है ये एक पोजीशन है, जब दोनों आपको एक ही साइड से मेंशन करी जाती है, दैट मींस लेफ्ट और लेफ्ट ही बोला गया होता है, तो जो उनके नंबर होते हैं हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट 6 माइनस 3 आंसर विल बी 3। कहां से काउंट करेंगे? ऑफकोर्स लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे। तो लेफ्ट साइड से थर्ड कौन सा आ जाएगा? 1 2 3। डायरेक्ट आंसर मुझे क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन में ऐसे देखने को मिलेगा, वो आपको बोलेगा कि लेफ्ट एंड से कोई चीज है, उसके लेफ्ट पे बताओ कौन है। तो मैंने देखा कि भाई जब लेफ्ट एंड दिया गया है तो मैं लेफ्ट से आगे चल रही थी, फिर मैं फिर से वापस चल गई। तो जब मुझे आगे से फिर वापस जाने पड़ रहा है तो उनके जो नंबर्स होते हैं मैं उनको क्या कर दूंगी? सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, और जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको मैं लेफ्ट साइड से काउंट कर लूंगी। बात समझ में आ गई? जब लेफ्ट एंड दिया होगा और पोजीशन भी लेफ्ट दी होगी तो उनके नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और काउंट कहां से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट सीखना, आपको रूल्स में लिखा दूंगी। चलो, अब मैंने आपसे पूछा कि राइट एंड से, ध्यान से, राइट एंड से 8 नंबर पे कौन है? राइट एंड से 8 नंबर पे कौन है? तुमने देखा राइट से 3 6 7 8, राइट से कौन मिल गया आपको? सी मिल गया। अब मैंने बोला कि राइट एंड से जो 8 था, दैट मीन जो सी था, उसके थर्ड राइट पे कौन है? उसके थर्ड राइट पे कौन है? जल्दी से बता दो, थर्ड राइट पे कौन है? अब देखा सी है तो सी के थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मुझे फिर वापस जाने पड़ रहा है। दैट मींस मुझे मेरा आंसर क्या मिल गया? एफ मिल गया। तो अगेन आपके पास जो एंड था वो भी राइट एंड था, जो पोजीशन थी वो भी राइट थी। तो जब भी आपको दोनों चीजें मिलेंगी तो सब्ट्रैक्ट कर देना है डायरेक्ट। 8 में से 3 चला जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। काउंट, सॉरी 5 मिलेगा। 8 में से जब 3 जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। काउंट कहां से करेंगे? राइट एंड से काउंट करेंगे। डायरेक्ट मुझे मेरा आंसर 1 2 3 4 5 आंसर विल बी। क्या बात समझ में आ गई? जब सेम डायरेक्शन से जा रहे होते हैं और सेम ही पोजीशन होती है तो हम उनके नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। रूल लिखाऊंगी मैं, बस आपको पहले भी कॉन्सेप्ट को सीखना है। अब देखना एक और लास्ट वन। चलो, मैंने आपको पूछा लेफ्ट हैंड से फोर्थ जो भी है उसके राइट से थर्ड पे कौन है? जल्दी से बता दो। फोर्थ लेफ्ट हैंड से जो भी है उसके राइट हैंड पे थर्ड कौन है? आपने देखा लेफ्ट हैंड से जो फोर्थ है वो कौन है? आपके पास डी है। अब इसके राइट पे जाना है तो आगे जाना पड़ेगा, ऑफकोर्स यस जाना पड़ेगा। थर्ड पे कौन आ गया? जी। तो जब डिफरेंट चीजें होती हैं तो उनके नंबर्स को ऐड कर देते हैं। क्योंकि मैं जो चल रही हूं उसके बाद आगे चल रही हूँ ना, तो मुझे उनके नंबर्स को प्लस करना पड़ेगा। तो डी तक क्या नंबर था? 4 था। उसके बाद जो 3 था वो ऐड कर दिया। डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 7। काउंट कहां से करेंगे? लेफ्ट हैंड से। 3 6 7। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्यों माइनस हो रहा था, क्यों प्लस हो रहा था? बिकॉज रैंकिंग में भी हम लोगों ने ये चीज सीखी है कि जब हम लोग आगे होते हैं ना, आगे से पीछे आना पड़ता है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब आगे 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 चल रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। देख लो, मैं तुम्हें रट्टा नहीं मराया, तुम्हें कॉन्सेप्चुअल चीजें पता होनी चाहिए, वो रूल लिख लो। जब भी आपको लेफ्ट एंड बोला होगा और पोजीशन भी आपको लेफ्ट दी गई होगी तो उनको माइनस करेंगे। काउंट कहां से करेंगे? जहां पे भी एंड वर्ड जुड़ा होता है। अगर आपको राइट एंड बोला है और पोजीशन भी आपको राइट बोली है तो अगेन माइनस करेंगे। काउंट कहां से करेंगे? राइट एंड से। अगर आपको लेफ्ट एंड बोला गया है, पोजीशन आपको राइट बोली है, तो प्लस करेंगे। काउंट कहां से करेंगे? जहां पे एंड वर्ड जुड़ा होगा, यानी कि छोर। हिंदी मीडियम वालों, छोर जहां पे लिखा होगा।
जब आपको राइट एंड बोला गया होगा, पोजीशन आपको लेफ्ट दी गई होगी, अगेन उनके नंबर्स को एंड ऐड करेंगे, बट काउंट कहां से करेंगे, जहां पे आपको एंड वर्ड जुड़ा होता है। कुछ स्टार्ट करने के लिए एक पोजीशन भी तो चाहिए ना, तो वो कहां से मिलती है, एंड से मिलती है। तो ये रूल आपको आगे बहुत यूज होंगे, कल ये क्वेश्चन आप एकदम से चुटकियों में करोगे इन रूल के कंपैरिजन में, ठीक है। जब सेम साइड है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, जब डिफरेंट साइड है तो ऐड कर दो। काउंट हमेशा करेंगे तो कहां से करेंगे, जहां पे एंड वर्ड कनेक्टेड होगा, ठीक है। क्लियर है, नोट कर लिया सबने। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लिखो जल्दी से आंसर बता दो, क्विक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ। सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ का मतलब होता है पोजीशन, ऑफ मतलब किसी का, तो किसी का अगर कुछ बोला तो वो पोजीशन है। ऑफ द 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, एंड कौन सा मिल गया, लेफ्ट। अब एंड भी लेफ्ट है, पोजीशन भी लेफ्ट है, तो दोनों के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 13 में से 7 चला जाएगा, इट विल बी 6। काउंट कहां से करेंगे, जहां पे एंड वर्ड जुड़ा होगा, लेफ्ट से 6 को काउंट कर लो। काउंट हमेशा 3 के पेयर में करेंगे, 3 3 6, आंसर विल बी सी, ऑप्शन विल बी सी, दैट मींस सी। ये मतलब था इन क्वेश्चन का, इजी सा क्वेश्चन था, बस पोजीशन थी, उसके बाद लेफ्ट हैंड था, सब्ट्रैक्ट कर दिया। काउंट कहां से करेंगे, लेफ्ट हैंड से। हिंदी में भी, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त व्यवस्था में बाएं छोर से, कोई भी चीज शुरू होती है तो छोर से होती है, 13वें के बाएं, जब छोर भी बाया है और आपके पास उसका स्थान जो है वो भी बाया है, तो उनके दोनों नंबर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, घटा देते हैं जो भी, ठीक है। फिर काउंट कहां से करते हैं, छोर से। चलो नेक्स्ट एक और कर लो बेटा, जबरदस्ती कर लो क्वेश्चन, जाने की जल्दी मत करो। यस, 7 टू द लेफ्ट और समथिंग टू द लेफ्ट, इट इज एन पोजीशन, क्विक। डी और ई और बी भी है, ऑप्शन लिखा करो, आंसर विल बी बी, दैट मींस ए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, पोजीशन मिल गई किसकी, 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, एंड भी लेफ्ट है, पोजीशन भी लेफ्ट है, 7 में से 4 गया, 3 गिनेंगे कहां से, एंड से, 3 के पेयर में, आंसर विल बी ई, ऑप्शन बी, ठीक है। छोर वो हिंदी वालों के लिए कह रही थी मैं। चलो नेक्स्ट, अगर सिलोगिज्म पढ़ना है तो इसको निपटाओ फटाफट से, तभी तो मैं सिलोगिज्म पढ़ा पाऊंगी, नहीं थोड़ा मैम थक गए भेज दो मैम। एक तो लिख रहा था क्या मैम मार्केट जाना है, चले जाओ भाग। चलो बेटा आंसर सही बोलो, कुछ ए कह रहे हैं कुछ सी, आंसर विल बी ए, दैट मींस डी। 5th टू द राइट, पोजीशन क्या है, राइट साइड से, एंड भी क्या है आपके पास, राइट, 12 में से 5 गया 7, 3 6 7, आंसर विल बी डी। चलो नेक्स्ट, सेकेंड टू द राइट, 13th फ्रॉम द राइट एंड, पोजीशन है, 13 में से 2 चले गए, क्या आ गया 11, गिनेंगे कहां से, राइट एंड से, 3 6 9 2 11, आंसर विल बी सी। बेटा 3 के पेयर में काउंट करना है, कल बताऊंगी पेपर में क्या क्या होता है इस टॉपिक में, अभी के लिए सीख लो। बेटा सब्ट्रैक्टिंग तो किया राइट एंड से तान्या, ऐसा नहीं होता है, सेम एंड और सेम पोजीशन से सब्ट्रैक्ट होता है, डिफरेंट होते हैं तो ऐड करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कर लो फिर जाओ, फिर छुट्टी जल्दी से। If all the vowels are dropped from the above the series, then which of the following element will be fourth from the right? अगर सारे के सारे स्वरों को हटा दिया जाए तो बताओ कौन सा तत्व दाएं से चौथा होगा। राइट से काउंट करना शुरू करो, वॉवल है हटा दो 1, वॉवल है हटा दो 2 3 4, फोर्थ पूछा है, आंसर विल बी सी, दैट मींस ऑप्शन सी, ठीक है। चलो एक और क्विक, कौन सा ऐसा है जो सेकंड टू द राइट है, 11th फ्रॉम द लेफ्ट है, ताने देखो अब एंड जो है वो लेफ्ट एंड है, पोजीशन जो है वो राइट है, जब डिफरेंट चीजें आ जाती है तो ऐड कर देते हैं, 11 और 2 13 हो जाएगा, गिनेंगे कहां से, जहां पे आपके पास एंड साइड मेंशन होगी, तो एंड कहां से है, लेफ्ट एंड से, 13 काउंट कर लो, 3 6 9 12
13। आंसर विल बी पी, ऑप्शन सी यानी कि पी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिफ्थ टू द लेफ्ट, नाइन्थ फ्रॉम द राइट एंड। अगेन लेफ्ट और राइट आ गया, ऐड करो, 9 + 5 14 हो जाएगा। काउंट कहां से करेंगे? राइट एंड से काउंट करेंगे। कितना? 14। 3 6 9 12 13 14। ऑप्शन विल बी एक्स, दैट मीन्स डी एक्स। कोई दिक्कत? आसान से सवाल है। चलो नेक्स्ट। ये मजेदार है, डफर औलादें, इन क्वेश्चनों में खुश हो। हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन थर्ड लेटर? तुम लोगों को गुस्सा तो नहीं लगता है कि मैम गुस्सा करती रहती है, डांटती रहती है? लगता भी है तो मैं क्या करूं। चलो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी डी, दैट मीन्स 10। हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट? अब ना रट्टा ही नहीं मारना है कि 7 में से 3 गया तो तुमने निकाल दिया, ये 7 में से 3 आ गया तो 10 आ गया। सवाल भी देखना है। उसने बोला है हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट। दो लोगों की पोजीशन देखो। जो दो वो वाला क्वेश्चन है ना, उसमें क्या होता है कि आपके पास ये पूछा गया होता है कि एक पर्सन से दूसरा पर्सन कैसे कनेक्ट है। यहाँ पे बिटवीन पूछा है दो लोगों के बारे में, तो एक पर्सन यहां से देखना है, दूसरा पर्सन यहां से। अब इनके बीच में कितने लोग हैं वो देखना है। और जब पोजीशन पूछी जाती है तो एक से दूसरा पर्सन जुड़ा होता है। ऐसा तो नहीं लग रहा है मैं बार बार मेहंदी दिखा रही हूँ कि स्क्रीन में देख। ऐसा तो मैं ओवर कर रही हूँ। पढ़ा रही हूँ मैं तुम्हें, देखना पता चला। थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कौन है आपके पास? सी है। ऊपर से सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट कौन है? 3 3 6 और 7। अब देखो सी और क्यू के बीच में कितने लेटर्स है? 3 3 6 3 9 और 1 10। ऑप्शन विल बी डी, दैट मींस 10। ठीक है। अरे नहीं यार, मैं चलो नहीं, मैं मुझे दिखा ऐसे जब मैंने किया, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही हाथ तो नहीं दिखा रही हूँ कि भाई मेरी मेहंदी देख लो। ठीक है। चलो ओके। और गाइस देखो सिंपल सी बात है, जोक्स अपार्ट, जब कुछ ऐसा होता है ना कि डिफिकल्ट आता है तो ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं देने बेटा। आप लोग मैच्योर हो, आपको पढ़ना है, आपको सिलेक्शन चाहिए। कुछ डिफिकल्ट होता है तो टीचर्स को ना ऐसे करेज किया करो कि यार भाई हाँ मैम आप डिफिकल्ट पढ़ा दो, कितना भी पढ़ा दो। अब देखो मैंने आपको वोवल और कॉन्सोनेंट वाला कॉन्सेप्ट बताया ना। कुछ लोगों को लग रहा होगा मैडम पता नहीं क्या ही बोल रही है, हम तो सीधा इसको ए को बी से कर लेंगे, बी से सी से कर लेंगे। आपसे ज्यादा आपको कंफर्ट जोन में रखना हो तो मैं आपको करा देती, मैं आपको बोलती बेटा ए के बाद बी आएगा, सी के बाद डी आएगा, तुम्हें मजा भी आता। पर देखो आई एम नॉट दैट टीचर की जो आपको बेवकूफ बनाए और आपको रिजल्ट में अच्छा ना मिले। आई ऑलवेज वांटेड कि जब स्टूडेंट्स ना सेलेक्ट होके इतने बड़े बड़े मैसेजेस लिखते हैं ना हमें, तो वो ज्यादा अच्छे होते हैं। अभी तुम लोग बोर हो जाओ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम्हें डिफिकल्ट लगे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट आई वांट कि आपकी सिलेक्शन हो, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप लोग भी ट्राई किया करो कि थोड़ा सा ऐसे पॉजिटिव सा रहे, है ना। अब कुछ डिफिकल्ट आएगा तो ऐसा नहीं करना है नेक्स्ट क्लास में कि हाँ मैम पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, चलो ओके गाइस। विशाखा आपको इनपुट आउटपुट भी आ जाएगा बेटा, सब आएगा। चलो ओके, बाय बाय।